ऐसे भी अभी देश युद्ध के माहौल में, तो फिर सीबीआई डायरेक्टर के पद का मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है भारत के लिए? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक कर लिया है। अभी 21 जजों की संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर डाल दी है, बाकी जजों की जानकारी की भी अपडेट लिंक ये रहा। हमेशा ये मत सोचिए कि हंटर अभी तुरंत चला दिया जाना चाहिए। इस बात का इशारा मैं राहुल गांधी के नागरिकता मामले से भी कर रहा हूं। संजीव खन्ना से उम्मीद की जा रही थी कि कोई हिस्टोरिकल फैसला दे, लेकिन वो नाम कमाने में नहीं फंसे। उन्होंने एक तरह से इंटरनल सफाई सुप्रीम कोर्ट की कर दी। नमस्कार, कैसे हैं आप? सीजीआई संजीव खन्ना 13 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, और 14 तारीख को जस्टिस गवई चीफ जस्टिस की पद की शपथ लेंगे। इस दौरान यह भी सामने आया कि सीबीआई के जो नए डायरेक्टर होने हैं उनका चयन होना है। सोमवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात हुई। कहते हैं मुलाकात सीजीआई खन्ना से पहले हुई। सवाल यह है कि जब सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं, और रिटायर तो सीबीआई डायरेक्टर भी हो रहे हैं, तो एक जाने वाले सीजीआई क्यों सीबीआई डायरेक्टर का चयन करे? आने वाला सीजीआई के दौर में उसका चयन क्यों ना हो? जब अभी सीबीआई डायरेक्टर का समय बाकी है, लगभग 20 दिन का समय बाकी है, तो फिर संजीव खन्ना की मुहर लगाएंगे, ऐसा क्यों? बात भी नहीं बनी। यह भी तय हुआ कि सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। ऐसे भी अभी देश युद्ध के माहौल में है, तो फिर सीबीआई डायरेक्टर के पद का मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है भारत के लिए? क्या संजीव खन्ना जाते जाते कुछ ऐसा कुछ कर जा रहे हैं? क्या देश हित में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण क्लू भारत के प्रधानमंत्री को दे दिया है? संजीव खन्ना से इस देश को बड़ी आस थी। वे एचआर खन्ना के भतीजे हैं। सिर्फ यही नहीं, एचआर खन्ना भारत के इतिहास में जितने जज बने उसमें सबसे सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। यह अलग बात है कि एचआर खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए, लेकिन एचआर खन्ना एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, लेकिन उनकी आदमकद प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसा सौभाग्य, ऐसा सम्मान किसी जज को नहीं मिल पाया। उसी एचआर खन्ना के भतीजे हैं संजीव खन्ना, जिनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एक बेहद ईमानदार, बहुत तेज तर्रार जज की रही है। उनसे बड़ी आस थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने कोई जजमेंट ऐसा कुछ नहीं किया जो ऐसा लगे कि हिस्ट्री रच रहे हो। वो सरकार के मामले में कोई छेड़छाड़ भी नहीं करे और सरकार को राहत भी नहीं दी। तो क्या दबे दबे कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है संजीव खन्ना, या जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी की पूरी सफाई का हथियार थमा दिया? सीजीआई खन्ना ने जो कमाल किया है उसे इतिहास याद रखेगा। यकीन मानिए, संजीव खन्ना ने जाते जाते जो कमाल किया है इतिहास उन्हें याद रखेगा। संजीव खन्ना ने जुडिशियरी के अंदर की जो गंध है उसकी सफाई के लिए झाड़ू मानो थमा दिया प्रधानमंत्री मोदी को। अब आप यह जान पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी संपत्ति किसकी कितनी है। ये काम संजीव खन्ना जाते जाते कर गए। इतना ही नहीं किया उन्होंने, बारी बारी से चीजों को समझना पड़ेगा। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट। सीजीआई के अगले कदम का इंतजार। आमतौर पे जो कमेटियां बनती है वो सालों तक चलती है। ऐसा क्या था कि संजीव खन्ना ने जो कमेटी बनाई जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले की, उस कमेटी ने रिपोर्ट भी संजीव खन्ना को सौंप दी। तो क्या
कमेटी की रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी हुई है। मामला यहीं तक नहीं है, जरा इसको देखिए। ये भारत के भावी चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवई। इन्होंने अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जब जाएंगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर संपत्ति सार्वजनिक है। मामला इतना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश में कितने जज के रिश्तेदार हैं, जो सबसे लगातार मैं ये सवाल उठा रहा था, सालों से मैं ये सवाल उठा रहा था। ऐसा लगता है कि सीजीआई खन्ना ने भी वो बात सुन ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों में कितने जजों के रिश्तेदार हैं, कितने सुप्रीम SC ST हैं, OBC हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खुलासा। दरअसल अब इस फैक्ट को समझिए, मैं लगातार इसे मुद्दा बना रहा था कि यह पता चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जज के रिश्तेदार जज हैं, कितने जजों के रिश्तेदार वकील हैं। ये चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए और इससे ये पता चल पाएगा कि दरअसल खेल क्या हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि चीफ जस्टिस जो आज है उसका बेटा या भतीजा भविष्य में फिर चीफ जस्टिस बनेगा। ये चीजें क्या है, इन तमाम चीजों को यदि आप समझेंगे तो आपको ये पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के किस जज के पास कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते ही मिल जाएगी। जब आप सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर आपको ये पूरी चीजें मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के किस जज के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। न्यायपालिका की पारदर्शिता और लोगों के भरोसे को कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक कर लिया है। अभी 21 जजों की संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर डाल दी है, बाकी जजों की जानकारी की भी अपडेट लिंक ये रहा, ये लिंक डाला गया है, इस लिंक पर जाकर के आप पता कर सकते हैं। मामला यहीं तक नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कर दिया है कि चल अचल संपत्ति के अलावा जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी पारदर्शिता में लाया गया है। आप चौंकेंगे, जरा इस चीज को देखिए। मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि सार्वजनिक ये होना चाहिए, मोदी सरकार को ये कानून लाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के किस जज, जो कोलेजियम है उसमें ये बताया जाना चाहिए कि ये जो जज कोलेजियम जिसकी सिफारिश कर रहा है, रामलाल यदि जज बन रहे हैं तो रामलाल का बेटा क्या कर रहा है, उसकी बहू क्या कर रही है, उसकी पत्नी क्या करती है, ये एक पूरा बायोडाटा, उसके पिता क्या करते थे, ये जानकारी होनी चाहिए। क्या बार बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज किसी जस्टिस के परिवार के लोगों को ही सिफारिश करके हाईकोर्ट का जज बनाते हैं, ताकि जब उनका बेटा वकालत से सीनियर हो जाएगा तो फिर वो जज बन सके। जैसे ऐसे मान लीजिए DY चंद्रचूड़ के पिता ने जिन जिन लोगों को जज बनाया होगा, वो जब सीनियर होकर कॉलेजियम में आए होंगे तो उसने DY चंद्रचूड़ का नाम सिफारिश किया होगा, क्योंकि उसके बाप ने किसी के नाम की सिफारिश की। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने आपको सुप्रीम कोर्ट के जज आप मिलते हैं, उनका भतीजा, बेटा, बेटी, इस तरह का कोई ना कोई डायरेक्ट रिलेशन का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है या हाई कोर्ट का जज बनता है। जुडिशियरी में जितना भाई भतीजावाद है उतना कभी कहीं नहीं है। अब DY जाते जाते संजीव खन्ना ने यह भी कर दिया कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। 9 नवंबर 2022 से मई 2025 तक हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। अब सोचिए, दरअसल संजीव खन्ना ने ये पूरा कॉलेजियम का दौरान जो चंद्रचूड़ के दौर का जो खेल है वो पूरा खेल डाल दिया कि DY चंद्रचूड़ ने 2 साल तक किस किस को जज बनाया, क्यों बनाया, उसके फैमिली का पूरा बैकग्राउंड वो है, वो सब बता दिया। इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। 9 नवंबर 2022 से लेकर 5 मई 2025 संजीव खन्ना अपने कार्यकाल के दौरान से लेकर के पिछले 2.5-3 साल तक, मतलब चंद्रचूड़ के समय, देख लीजिए इसको, 9 नवंबर को DY चंद्रचूड़ बन गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चंद्रचूड़ काल से लेकर के अब तक जितने लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, कॉलेजियम ने जितने लोगों की सिफारिश कर दी है, वो सब कुछ संजीव खन्ना थमा करके चले गए।
एक पेन ड्राइव में। क्या है वो? सिटिंग रिटायर्ड जज से जुड़े हुए मामले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अब जरा इसकी बारीकी को समझिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जाते जाते एक ऐसा हथियार नरेंद्र मोदी को थमा दिया है कि जिससे जुडिशियरी के अंदर की जो गंदगी है उसको साफ किया जा सके और उस पर हंटर चलाया जा सके। यह सामान्य मामला नहीं है। संजीव खन्ना प्रधानमंत्री मोदी से रात में मिले और उसके बाद यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज से जारी कर दी गई कि 2 नवंबर 2022 से लेकर के 5 मई 2025 तक, मतलब संजीव खन्ना के आखिरी का कॉलेजियम की बैठक तक का पूरा रिपोर्ट खाका दे दिया गया कि जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में किन किन लोगों को जज बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किन किन लोगों की सिफारिश की और जिनके नाम की सिफारिश की उनके बाप, उनके भाई, भतीजे, कितने लोग जुडिशियरी में थे, ये पूरा सार्वजनिक हो जाएगा। तो चंद्रचूड़ के दौर का खेल भी खुल जाएगा और उसके पहले के खेल के बीच परंपरा शुरू होगी। जुडिशियरी में कैसे भाई भतीजावाद चलता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इन जजों के द्वारा कितनी कमाई की गई, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन किया तब से लेकर बाद में कितनी कमाई की गई, मतलब यह पता चल पाएगा कि कितने जजों तक कोर्ट फिक्सरों ने पैसे पहुंचाए। अब इस बात को समझिए कि तब यह देश जान पाएगा कि आखिर किसी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी वो कोई कोर्ट फिक्सर तो नहीं पहुंचाया था। अब संजीव खन्ना के इस मामले को और गंभीरता से देखिए। संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा, जो दिल्ली हाईकोर्ट का जज है, उसके घर जो बोरियों में कैश जले थे उस पूरे मामले की रिपोर्ट लेकर के सरकार के सुपुर्द कर दिया है कि अब इस पे हंटर चलवाइए आप, क्योंकि जो कमेटी संजीव खन्ना ने बनाई थी चीफ जस्टिस के रहते, वो कमेटी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन वो रिपोर्ट आ गई है और माना जा रहा है कि यशवंत वर्मा का पूरा काला चेहरा जो है वो सामने आ गया है। तो क्या यह भी सामने आएगा कि कौन कौन सा कोर्ट फिक्सर्स जजों तक पैसे पहुंचाते थे, क्योंकि फिक्सर्स ही पहुंचाते हैं। तब यह पता चल पाएगा कि आखिर क्या है कि कुछ चुनिंदा वकील जिसको मन उसको जमानत दिला पाते हैं। तब तिस्ता सी तलवारों का पोल खुल जाएगा और पूरा खेल खुल जाएगा। अब इससे आपको लग जाएगा कि संजीव खन्ना सही मायने में जाते जाते पीएम मोदी को क्या हथियार थमा गए। जिन किसी को लगता है कि आखिर इस दौर में हो क्या रहा है, आपको धैर्य रखने की जरूरत है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमेशा यह मत सोचिए कि हंटर अभी तुरंत चला दिया जाना चाहिए। इस बात का इशारा मैं राहुल गांधी के नागरिकता मामले से भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता शिशिर के पास यदि राहुल गांधी का पूरा काला चिट्ठा है, यदि सुब्रमण्यम स्वामी के पास काला चिट्ठा है, तो इसका मतलब सरकार के गृह मंत्रालय के पास नहीं होगा। लोगों को गुस्सा इस बात को लेकर के है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से उजटता कर रही है सरकार के साथ और देश के साथ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। हर मोर्चे एक साथ नहीं खोले जाते, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। तब आपको बहुत बारीकी से जरा समझिएगा कि जाते जाते प्रधानमंत्री सीजीआई खन्ना ने क्या क्या किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। अभी भावी चीफ जस्टिस होने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने आज कहा है आरक्षण रेलगाड़ी के डब्बे जैसा है, जैसा लोग उस पर चढ़ गए, सुप्रीम दूसरे को चढ़ने नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के भावी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार से कहा है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट की जातियां जो है वो आरक्षण का लगातार फायदा उठा रही है और बाकियों को फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो चिन्हित किया जाए कि जो जाति लगातार फायदा उठा रही है उसकी पहचान की जाए। दरअसल तब आपको लगेगा कि जनगणना को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के जो सरकार ने स्टैंड लिया है, उससे बेचैनी उन जातिगत पार्टियों को क्यों है जो जातिगत आरक्षण लागू करना चाहते थे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, इसे मैंने अलग से समझाया है, उसे समझिएगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण खबर ये है, नगदी के मामले में ये लॉ ट्रेंड की खबर है। नगदी बरामदगी मामले का सामना कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा ने मांगा जा सकता है इस्तीफा। अब समझिए, इस्तीफा मांगा जाएगा, उसके बाद इस मामले को क्या जाते जाते इस मामले की जानकारी एफआईआर भी करवा देंगे क्या यशवंत वर्मा पे? यशवंत वर्मा पे जब एफआईआर होगी तो फिर ये सच सामने आएगा कि जो बोरियों में पैसे थे वो पैसे किसके थे, कौन कोर्ट फिक्सर पहुंचा गया था, कौन ऐसा 4-5 कोर्ट फिक्सर्स है
जो किसी भी मामले की जमानत के लिए आता है और उसका काम हो जाता है, तब आपको समझ में आएगा तिस्ता सी तलवारों का खेल कैसे हुआ, ये बार बार क्यों उठाए जाने की जरूरत है। और तब आप डॉट्स जोड़िए तो पता चलेगा कि बिहार हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट के एक पूर्व जस्टिस राकेश कुमार ने राष्ट्रपति को जो चिट्ठी लिखी है चंद्रचूड़ की शिकायत करते हुए कि डीवाई चंद्रचूड़ जब कॉलेजियम का मालिक हुआ करते थे, उनके कॉलेजियम के दौर में किसकी किस तरह से जजों की नियुक्ति हुई ये पता किया जाना चाहिए। और जब वो चीफ जस्टिस थे तो वो जो रोस्टर बनाते थे तो किस जज के पास कौन सा मैटर जाएगा, किस फिक्सर्स का मैटर जाएगा, ये पता चल जाएगा। जब डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे तो उस दौरान रात के अंधेरे में जब वो नाच देख रहे थे किसी ऑडिटोरियम में, उनके पास किसका फोन आता है कि वो तिस्ता सी तलवार के मामले को आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में उसके बेल पे सुनवाई करती है, क्योंकि उसके गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी हो चुका हुआ था गुजरात हाईकोर्ट से। तो जब कोर्ट की छुट्टी थी तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इतनी जल्दबाजी क्यों थी चंद्रचूड़ को कि उसने तिस्ता सी तलवार के मामले को गर्मी की छुट्टी में शनिवार की रात में सुप्रीम कोर्ट की बेंच लगवा दी। अब इसकी तुलना संजीव खन्ना से कीजिए। संजीव खन्ना ने जब चंद्रचूड़ रिटायर हुए, संजीव खन्ना ने चंद्रचूड़ के दौर के पूरे घिनौने को कृत्य को खत्म कर दिया। संजीव खन्ना ने रूल बनाया कि कोई भी वकील बाप का घर सुप्रीम कोर्ट नहीं समझेगा, कि कोई भी फिक्सर्स, कोई भी बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट को अपने बाप की जागीर नहीं समझेगा, कि बस जब आया कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट का कोई संवैधानिक पीठ बैठा हुआ है और उस पीठ में जाकर के अब किसी भी मामले की बेल की सुनवाई कर दी। चंद्रचूड़ तक के दौर में क्या होता था, 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है किसी मामले की, पवन खेरा के बेल को लेकर सिंघवी आ गया और सिंघवी ने पवन खेरा को मौज दिला दी, ऐसी की तैसी हो गई संविधान पीठ की, बिना किसी ढंग से कोई रजिस्ट्री में गए हुए अभिषेक मनु सिंघवी खेल कर दिया। राहुल गांधी का मामला लोअर कोर्ट ने सजा दी, उसे हाईकोर्ट में चैलेंज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से ना सिर्फ राहुल गांधी की के सजा पर रोक लगा दी, उस राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये सब सिंघवी करवा गए चंद्रचूड़ के दौर में, मित्र थे। इतना ही नहीं हुआ, भारत सरकार के जितने भी संसद द्वारा केस जो पास कानून था, सब पर चंद्रचूड़ के दौर में कुंडली मार करके बैठा गया। लेकिन चंद्रचूड़ रिटायर होने तक क्या पाए, जिसके लिए सब कुछ किए, उनसे जलालत, कोर्ट फिक्सरों की जलालत, भारत द्रोहियों की जलालत, पूरा विपक्ष की जलालत, क्योंकि जाते जाते उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता। चंद्रचूड़ अपने पूरे कार्यकाल तक सरकार के खिलाफ एजेंडे चलाते रहे, लेकिन जाते जाते वो कुछ नहीं कर पाए और प्रधानमंत्री मोदी को जब उन्होंने घर पे बुलाया तो अपनी साख भी खत्म कर दी। अब जरा इस चीज को समझिए, संजीव खन्ना से उम्मीद की जा रही थी कि कोई हिस्टोरिकल फैसला देंगे, लेकिन वो नाम कमाने में नहीं फंसे। उन्होंने एक तरह से इंटरनल सफाई सुप्रीम कोर्ट की कर दी। भारत के इतिहास में संजीव खन्ना को इसलिए याद किया जाएगा उनके चचा जस्टिस एच.आर. खन्ना की तरह, क्योंकि संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी की गंदगी साफ करने की कोशिश की। पहली गंदगी उन्होंने ये साफ की कि उन्होंने कोर्ट फिक्सरों के लिए तय कर लिया कि मनमर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, कि मुंह उठाए कोई मामला लेके चले आओगे कि अभी हमारे क्लाइंट की बेल पर सुनिए, पहले रजिस्ट्री में एप्लीकेशन लगाओगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि मामला सुनने लायक नहीं है। ये संजीव खन्ना ने किया। इससे पहले सिब्बल और सिंघवियों की मौज होती थी, जब मर्जी जो मैटर लेकर के आ गए और तुरंत सुनवाई हुई। संजीव खन्ना ने इस दौर में यह किया कि जजों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए, जो मांग सालों से हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के हर जज ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर दी है, करेंगे ऐसा नहीं, कर दी है। संजीव खन्ना ने वो पूरा रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया, देश को सौंप दिया, जिसमें यह बताया गया है कि 2022 से लेकर 2025 तक, मतलब उनके कार्यकाल तक जो कॉलेजियम बैठी, उसमें कैसे कैसे व्यक्तियों को जज बनाया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश को पता चल जाएगा कि चंद्रचूड़ काल से लेकर आज तक कितने ऐसे लोग थे जिनके बाप, दादा, चाचा, मामा जुडिशियरी से जुड़े हुए थे और उनको जज बनाया गया। यह बहुत गंभीर मामला है। ये पेन ड्राइव में जो ये रिपोर्ट है वो पूरे देश को एक तरह से जगा देगा। तब आपको समझ में आएगा। एक पेन ड्राइव अमित शाह की पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी,
जिसमें जस्टिस वर्मा के पूरे काले करतूत थे। उस पेन ड्राइव को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जग गया कि अब उसका काला चिट्ठा खुलेगा, और फिर उसी ढंग का क्या एक पेन ड्राइव भारत सरकार को जस्टिस खन्ना सौंप गए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। जस्टिस खन्ना ने जो काम सही मायने में किया, जाते जाते उसके लिए इतिहास उन्हें याद रखेगा। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार जुडिशियरी के अंदर जो साख सुप्रीम कोर्ट की खराब खत्म होती जा रही है, उस साख को बचाए। और इसीलिए जस्टिस खन्ना ने जाते जाते जो एक तरह से पूरे सबूत और साक्ष्य सरकार के पास दिए हैं, वो एक इशारा है कि आने वाले समय में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। संजीव खन्ना अपने काम से देश को एक तरह से जगा करके जा रहे हैं और सरकार को एक हथियार थमा रहे हैं कि वो जुडिशियल रिफॉर्म लेकर के आए। भारत सरकार एकमात्र मामले में घुटने पर आई, वो था कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके जो न्यायिक आयोग उन्होंने बनाया था, उस पर रोक लग गई थी। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि देश में सुप्रीम कोर्ट की गिरते साख, न्यायपालिका के गिरते साख को कैसे बचाया जाए। ये सबूत और साक्ष्य मजबूत जो होंगे, वो पता चलेगा कि जुडिशियरी में जजों ने क्या सचमुच अवैध कमाई की, क्या जस्टिस वर्मा ने जो काम किया वो और जजों ने किया है। इसीलिए संजीव खन्ना का एक काम इतिहास में याद किया जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने ये पक्ष, ये फैक्ट आपको इसीलिए रखे। हमने पेन ड्राइव से इसकी तुलना इसीलिए की क्योंकि जब जस्टिस वर्मा के घर आग की बोरियां मिली और उसे छुपाने और दबाने की कोशिश की गई, होली की रात में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो आग लगी, वो आग नोटों से भरी बोरियों में लगी। दिल्ली पुलिस और अग्निशमन की टीम ने उसे बुझाया और उसके बाद ये मामला, इतना भयावह मामला, इतना गंभीर मामला, देश से छुपाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया को जब ये रिपोर्ट मिली, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इस रिपोर्ट को छापा, यकीन मानिए, बतौर पत्रकार कह रहा हूं कि मीडिया को यदि रिपोर्ट ये दी जाती है, किसको दिया जाए, क्या किया जाए, ये उस व्यवस्था को पता होता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा अखबार है। और धनंजय महापात्रा सुप्रीम कोर्ट के बहुत पुराने और गंभीर जर्नलिस्ट हैं। ये रिपोर्ट धनंजय महापात्रा को क्यों दी गई? क्योंकि पता था कि रिपोर्ट लीक नहीं होगी, ये छपेगी, और ये खबर छपी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया कि सब अफवाह है। लेकिन एक पेन ड्राइव थमाया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि माय लॉर्ड, इस पेन ड्राइव में जो कुछ भी है वो बता रहा है कि जस्टिस वर्मा के घर जो नोटों की गड्डियां हैं, वो बहुत संदेह कर रहे हैं, आखिर ये गड्डियां कहां गई। जो अधजले नोट थे वो, या फिर जो नोट जलने से बचा लिया गया, वो नोट कहां गए, ये नोट्स किसके थे, इतनी बड़ी मात्रा में पैसे किसके थे, क्या ये और दूसरे जजों तक पहुंचना था, किन कोर्ट फिक्सरों ने ये पैसे पहुंचाए, किसके बेल से जुड़ा हुआ था, कितने तिस्ताओं को बचाया जाना था, ये सब सामने आ जाएगा। अब सामने यह भी आ जाएगा कि कोई 2-2 कौड़ी की नचनियां यदि इस भरोसे में कहती है कि उसका सरकार कुछ नहीं उखाड़ पाएगा क्योंकि उसके पास कोर्ट फिक्सर्स हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसे राज्यसभा में भिजवाया हुआ है, इस देश के कानून को ठेंगे पर रखने वाले कुछ नचनिया गवैये को यदि यह लगता है कि वो इस देश के साथ देशद्रोह कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसके पास कोर्ट फिक्सर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट को खरीदा जा सकता है, मुझे लगता है कि उस दौर की शुरुआत धीरे धीरे हो रही है। इसीलिए धैर्य रखिए और इस तरह के वीडियोस को आप साझा कीजिए। यूं ही नहीं हुआ है। संजीव खन्ना के दौर में जो जुडिशियरी की सफाई शुरू हुई है, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सकारात्मक रूप से सोचे कि हमारी न्यायपालिका में एक सकारात्मक बदलाव होगा। न्यायपालिका का गिरता हुआ साख इस देश के लिए, इस देश की लोकतंत्र के लिए दुखद है। ये जरूरी है कि भारतीय न्यायपालिका की साख बने। हम कहां जाएंगे? हमारी आखिरी उम्मीद हमारी न्यायपालिका है, और यदि उसी की साख कोर्ट फिक्सरों के जूतों के तले दबी हुई है तो फिर ये लोकतंत्र का मंदिर ढह जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस सुप्रीम कोर्ट की साख को बचाया जाए। जस्टिस वर्मा कांड, तिस्ता सी तलवार पर जस्टिस चंद्रचूड़ कांड ने इस देश को हिला कर रख दिया है। लगता है कि जो झाड़ू उठा करके संजीव खन्ना ने सफाई करने की कोशिश की है वो महत्वपूर्ण है। वो काजल की कोठरी से बेदाग निकलना चाहते हैं।
क्योंकि उनके पूरे जुडिशियल करियर में कहीं कोई दाग नहीं है। तो ऐसे जजों का सम्मान होना चाहिए। हो सकता है कि उनसे कुछ शिकायतें रह गई हो, कई मामले में उनके फैसले से शिकायत हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से उनके दौर में एक शुरुआत हुई कि उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म की शुरुआत कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को लाचार कर दिया कि अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करें। उन्होंने कॉलेजियम को लाचार कर दिया कि कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश में जो जज हैं वो सही मायने में ईमानदार, नेक और सच्चे हैं या नहीं। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और ज्वाइन बटन से आप चैनल का मेंबर जरूर बनिए ताकि हमें ताकत मिले। स्वतंत्र पत्रकारिता में यदि आप सक्षम हैं तो अपना गिलहरी सहयोग जरूर कीजिए, जो डिजिटल नंबर है। जय हिंद, वंदे मातरम।